तो जी हम बात कर रहे थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अच्छा, इसकी जो फाउंडेशन है ना वो ज़्यादातर हमें जर्मन साइकोलॉजिस्ट का काम इसमें मिलता है। ठीक है, एक बंदा बड़ा मशहूर मैक्स वर्थहाइमर, ठीक है, उसने इसकी जो है ना बुनियाद रखी। और भी इसमें 2-3 नाम है, हम उनको आगे देखेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जी परसेप्शन जो है ना हमारी, दैट इज़ मोर देन द सम ऑफ सम पार्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि अगेन स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है कि हम किसी चीज़ के पार्ट्स को अगर देखेंगे तो हम उसमें उलझेंगे, जब तक हम पूरे होल फिगर को नहीं देखेंगे हमें उसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ समथिंग, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एज अ होल देखना है, एज अ यूनिट देखना है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही बनता है होल पैटर्न। ठीक है, अच्छा, अगेन मेन कॉन्सेप्ट इनका ये है कि जो होल है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स एंड इट्स आल्सो डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे है वो, अगेन स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्ट्रास्ट में ये बात कहते हैं कि जी हम एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे डिफरेंट चंक्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स में, ना हम उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करें। हम तो कह रहे हैं कि जी ओवरऑल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ होल इंपॉर्टेंट है वो फिगर। अब इनके हम जब तक कोई लॉज नहीं पढ़ेंगे तो हमें इसकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको, और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अगेन व्हाई, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं एक सर्टन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। ठीक है, ये कहते हैं कि जी हम डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रहे होते हैं एनवायरनमेंट से, डिफरेंट इनपुट आ रहा है, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके कोई 5-6 तरीके बताए उन्होंने। ठीक है, पहली चीज क्या है, कहते हैं कि प्रोक्सिमिटी। अब प्रोक्सिमिटी का सिंपल मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टुगेदर इन फिजिकल स्पेस। ठीक है, कहते हैं कि जब कोई चीजें हमें इकट्ठी पड़ी हुई नजर आती है ना तो हम उनको वी परसीव देम एज होल और एज कोहेरेंट और एज रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप एक क्राउड को देखो और क्राउड में आपको कुछ लोग ग्रुप्स में खड़े हुए नजर आए तो आप क्या परसीव करोगे कि ये जो लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं ये दोस्त हैं, या ये एक दूसरे को जानते हैं, या ये कोई इकट्ठे आए हैं, ठीक है, फैमिली है या रिलेटिव्स हैं। अब हम इनके आगे से एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सिमिलैरिटी में ये कहता है कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स जब विजुअली इकट्ठे होंगे तो वो हम उनको उनकी विजुअल एलिमेंट्स के ऊपर ग्रुप टुगेदर कर देंगे। वो कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकती है। ठीक है, सिमिलैरिटी हम इन चीज़ों से देख रहे हैं, करीब तो वो हैं एक दूसरे से, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, लेकिन हो सकता है उनके कलर्स डिफरेंट हों। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोक्सिमिटी की एक सिंपल सी डायग्राम है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई हाईली इनकरेज कि आप इनकी ये डायग्राम बनाएं। ठीक है, बिकॉज दीज आर लिटिल थिंग्स विच सेट यू अपार्ट। ऑल्दो टाइम टेकिंग होती हैं ये चीज़ें, लेकिन आपने अपना टाइम मैनेज करना है। कोई बहुत आपको खूबसूरत आर्टिस्टिक ड्राइंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बड़ी सिंपल सी एक स्केल आप ले जाएं, स्केल और पेंसिल आप वैसे ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस तरह के नुक्ते बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो लेफ्ट साइड पर फिगर है उसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि सारे के सारे सर्कल्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है। जो राइट साइड पर है उसमें 3 ग्रुप्स में इन्होंने कर दिया उसको, तो हमने खुद ही से हम ऑटोमेटिकली ज्यूम करें कि ये 3 कॉलम्स हैं सर्कल्स के। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया प्रोक्सिमिटी का। आगे चलते हैं। सिमिलैरिटी की हमने बात की कि हम चीज़ों को उनकी कलर या साइज या शेप से इकट्ठा ग्रुप करते हैं। अब यहाँ पर सब जो स्क्वायर्स हैं वो हैं तो इक्वली स्पेस्ड पार्ट, सबका साइज भी एक जितना है। ठीक है, क्या चीज़ डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। अब जो ग्रीन वाले स्क्वायर्स हैं वो नेचुरली वो कहता है हमारी टेंडेंसी है कि हम जो एक तरह की चीज़ होगी उसको हम एक अलग ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब वो कहता है कि ग्रीन जो स्क्वायर्स हैं आपको वो ग्रुप्ड टुगेदर नजर आ रहे हैं, ऑल्दो वो फिजिकली इकट्ठे नहीं पड़े हुए, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है। ठीक है, अच्छा, फिर वो बात करता है कंटिन्यूएशन की। कंटिन्यूएशन वो कहता है कि जो हमारी आंख है ना वो नेचुरली उसकी टेंडेंसी है कि वो स्मूथेस्ट पाथ को फॉलो करती है। जो भी अगर उसको कोई लाइंस नजर आ रही है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है तो वो वाला पाथ फॉलो करेगी जो नेचुरल है। अब इसकी एग्जांपल से समझ आएगी। देखिए यहाँ पे 2 लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द पॉइंटर। अच्छा, एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना, और एक कर्व्ड लाइन है, टॉप टू बॉटम जा रही है और ये जा रही है लेफ्ट टू राइट। वो कहता है कि हमारी आंख इस नेचुरल लेफ्ट टू राइट को फॉलो करेगी और टॉप टू बॉटम के कर्व को फॉलो करेगी। वो कलर को इस वक्त इग्नोर कर देगी कि ये रेड कलर वाली लाइन ऐसे जा रही है, ग्रे कलर वाली लाइन ऐसे जा रही है, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लो नहीं है ना चीज का। तो वो कहता है कि ये नॉर्मल जो हमारा नेचुरल फ्लो है ना एक लाइन का, ये उसको फॉलो करती है। ठीक है, चौथी चीज ये कहता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये है कि
कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कंप्लीट ड्रॉ नहीं हुई हुई, ठीक है। जैसा हम बचपन में वो फिल इन द वो करते थे ना, डॉट जॉइनिंग करके हम एक पिक्चर को कंप्लीट करते थे, हम उसको क्लोजर देते थे। तो वो कहता है कि हमारी एक टेंडेंसी है, एक हमारी चीज़ों को परसीव करने की टेंडेंसी है, जिसमें हम खुद ही से वो गैप्स फिल करके ना पिक्चर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल, आप सब ने यू ऑल बी फेमिलियर विद दिस लोगो, ये WWF का लोगो है, जो कि हम नजर आ रहा है कि दिस इज अ पांडा, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करो तो इसकी जो टॉप पार्ट है वाइट वाला, यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगी हुई, ठीक है। ऐसे ही है जैसे कि ये बैकग्राउंड का वाइट और ये वाला वाइट एक जैसा ही लग रहा है, कोई यहाँ पे देयर इज नो एज सच क्लोजर, ठीक है। बट वी आर स्टिल एबल टू परसीव कि ये एक पांडा की शक्ल है और यहाँ पर हम एक इनविजिबल सी लाइन देख रहे हैं। कहता है ये प्रिंसिपल है क्लोजर का, कि हम खुद ही चीजों को कंप्लीट कर देते हैं टू एनेबल अस टू सी द पिक्चर एज अ होल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये हम इसका ब्लैक वाला एलिमेंट तो परसीव नहीं कर रहे, हमें पता है कि ये वाइट वाला पार्ट इसकी बॉडी का पार्ट है। अच्छा, फिर आखिरी चीज आती है फिगर इन ग्राउंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कहता है कि हमारी जो ब्रेन है ना, उसकी एबिलिटी है जो वाइट स्पेस है उसको परसीव करना, ठीक है। तो यानी कि जो बैकग्राउंड होती है, अक्सर आप देखोगे कि नॉर्मली चीज़ों की बैकग्राउंड वाइट होती है, आप अगर कोई लोगो वगैरह देख रहे हो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको डिज़ाइन में बहुत नजर आएगी, जो ग्राफिक डिजाइनिंग लोग करते हैं वो इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्लैंक स्पेस को कैसे इस्तेमाल करें, अब आप लोग ज़रा थोड़ा सा इंटरेक्ट करो और बताओ कि क्या नज़र आ रहा है आपको इस पिक्चर में, फिगर एंड ग्राउंड वाली जो पिक्चर है ये। माइक ऑन करके बेशक बात कर लो। मैम इसमें एक दरख्त है और दो परिंदे, ऊपर ये ब्लैक में और व्हाइट में इस तरफ दो एनिमल्स नजर आ रहे हैं। एक लाइन है शायद और एक मंकी है शायद लेफ्ट साइड पे, वो ये नजर आ रहा है व्हाइट में। और बिल्कुल नीचे भी कुछ हैं, दो मछलियां नजर आ रही हैं। जी अच्छा, अब देखो आपने उसका वाइट वाले एलिमेंट में से भी कुछ पिक्चर्स परसीव की और ब्लैक वाले में से भी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बहुत कॉमन ये देखी होंगी, वो जो वाज वाली पिक्चर होती है एक, उसमें लग रहा होता है कि दो शक्लें हैं, कई दफा लग रहा होता है नहीं जी वाज है, तो ये एक को चलती रहती है। इसका मकसद बेसिकली है कि आवर ब्रेन इज एबल टू पिक बोथ द फिगर एंड द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब ये एक लोगो है बड़ा मशहूर सा, फेडेक्स एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। उसमें ये कहते हैं कि फेडेक्स के लोगो में अगर आप गौर करें तो ई और एक्स के बीच में एक एरो नजर आ रहा है, ये जो वाइट सा बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस पर गौर करते हो तो यू सी कि ये बड़ी क्लेवर मार्केटिंग एक तरह से उन्होंने इस्तेमाल की हुई है, कि अपने लोगों में एक एरो का इस्तेमाल किया हुआ है जस्ट टू शो कि जी आप मतलब भेज रहे हो कोई चीज़ किसी को, ठीक है। एरो यूजुअली यही शो करता है ना हमारी उसमें मैसेजिंग वगैरह में। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो फिगर एंड ग्राउंड का एप्लीकेशन, अगेन मैंने बात की कि आपको डिजाइनिंग में नजर आएगा, लोगोज के अंदर नजर आएगा, मार्केटिंग के टूल्स में, ठीक है। अच्छा, गेस्ट और साइकोलॉजी में एक साहब कर्ट कॉफका ने भी बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि लोगों का जो बिहेवियर है दैट इज डिटरमिन्ड बाय हाउ दे परसीव द इन्वायरमेंट। हमने सारी बात ये की कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक, कैसे समझते हैं चीज़ों को, ना कि सिर्फ कि एनवायरनमेंट की नेचर कैसी है, ठीक है। नेचर तो कंसिस्टेंट थी, पर जो हमने फिगर्स देखे वो तो एक जैसे थे, लेकिन हमारी परसेप्शन डिफरेंट हो गई इनको देखने की। इसी तरह वोल्फगैंग कोहलर ने बड़ा काम किया, उसने दो कॉन्सेप्ट्स थी। एक कॉन्सेप्ट है इनसाइट का। इनसाइट उसने कहा कि हमारी जो एबिलिटी है ना, तो हम प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर लेते हैं, हम अपने माइंड में एक विजुअल उसका क्रिएट कर लेते हैं, मैप आप कह लो, या विजुअल सोल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं किसी चीज का, जिससे क्या होता है कि वी आर एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। जिस तरह एक आर्टिस्ट है, अगर उसने उसने एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, तो पहले वो अपने दिमाग में कुछ सोचेगा, अच्छा है इसका ये साइज है और मेरे पास ये मटेरियल अवेलेबल है, मैं क्या ड्रॉ करूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटल पिक्चर पहले पेंट करेगा, बाद में उसको वो ट्रांसलेट करेगा ऑन द कैनवस। तो वो कहता है कि जो इनसाइट है ना, दैट enables us to visualize some problem। तो मैंने खैर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी है, लेकिन किस तरह हम अपनी माइंड्स आई को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, चैट में कोई मैसेज आ गया है, कर्ट कॉफका नहीं समझ आया। अच्छा, किधर गई जी कर्ट कॉफका साहब, होल्ड ऑन। अच्छा, कर्ट कॉफका ने कहा कि जो लोगों का बिहेवियर है ना, दैट इज डिटरमिन्ड बाय हाउ दे परसीव द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि आप किस तरह एनवायरनमेंट को परसीव करें। यानी कि उसने कहा कि ह्यूमन सब्जेक्टिविटी आ गई ना,
एनवायरनमेंट सेम थी, जिस तरह मैंने आपको फिगर्स दिखाए वो फिगर्स तो एक जैसे थे, लेकिन आपने उनको मीनिंग कैसे अटैच किया, वो मीनिंगलेस चीजें, डब्बे बने हुए हैं, उनका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अनलेस कि आपने उनको एक सर्टन मीनिंग अटैच किया कि अच्छा ये ग्रीन रंग के जो है वो एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि उनका रंग एक है, या जो भी आपने उस पर अपनी परसेप्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हम जैसे एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट व्हाट द एनवायरनमेंट इज। खाली एनवायरनमेंट तो मीनिंगलेस है अनलेस हम उसको कोई ना कोई उस पर एनालिसिस करें, उसकी कोई इंटरप्रिटेशन करें, फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचे। जिस तरह साइंस होते हैं, जो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे साइंस नजर आते हैं, जो रोड साइंस होते हैं, तो ये इन इट सेल्फ उनका कोई खास मतलब नहीं होता। जिस तरह यू टर्न है, अब एक एरो बना हुआ है यू शेप में, उसका क्या मतलब है, अनलेस कि आपको अगर ये नॉलेज नहीं है कि उसका मतलब क्या, आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे सही से। फर्स्ट करें हम एक ऐसे इंसान को ले आते हैं जिसने कभी वो साइन नहीं देखा, वो किसी और एरिया से आया है, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं है, इस तरह अर्बन लाइफ नहीं है, ही वुड नॉट बी एबल टू परसीव इट। तो नेचर तो वैसी की वैसी है, ठीक है। ये हर इंसान की अपनी परसेप्शन है जो उसको मीनिंगफुल या मीनिंगलेस बना रही है। तो ये बेसिकली कर्ट कोफका ने कहना चाहा। अच्छा, ट्रांसपोजिशन क्या होती है? उसने कहा कि वी आर एबल टू ट्रांसफर द नॉलेज, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हम नॉलेज को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसमें उसने एग्जांपल दी थी मंकीज एंड चिकन्स पे। उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जी उसने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया मंकीज को। आपको पता है कि मंकीज जो है वो बनानास खाते हैं, उसने ऊपर बनानास को हैंग कर दिया एक रस्सी से, ठीक है, जहीं पहुंच नहीं सकते थे वो उस पर, और साथ में उनको दे दी एक सीढ़ी दे दी और एक स्टूल दे दिया कि अच्छा लेट्स सी ये क्या करते हैं। अब मंकीज ने क्या किया, पहले तो उन्होंने बहुत जंप्स लगाई कि जी वो किसी तरह केलों तक पहुंच सके, वो नहीं पहुंच सके। फिर उन्होंने क्या किया, उनका अच्छा चलो हम अब इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। इनसाइट के जरिए उन्होंने प्रॉब्लम को विजुअलाइज किया कि अच्छा क्या करें, अब हमारी हाइट इतनी नहीं है कि हम उस तक पहुंच सके, हमें कोई चीज चाहिए जिससे हम ऊपर चढ़ के उसको पहुंच सके। इर्द गिर्द देखा, अपनी एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, अच्छा हमारी एनवायरनमेंट में क्या चीजें हमारे पास इस वक्त, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, तो चलो ठीक है इस कुर्सी के जरिए कुछ करते हैं मदद। कुर्सी पे चढ़े फिर भी नहीं हाथ पहुंचा क्योंकि कुर्सी की इतनी हाइट नहीं थी। फिर सोचा अच्छा चलो सीढ़ी रखते हैं, तो सीढ़ी को कोई सहारा चाहिए रखने के लिए, ठीक है, ऐसे हवा में तो नहीं सीढ़ी रख सकते, तो क्या करें फिर। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से करते कराते फिर वो किसी तरह वहां पहुंच गए। अच्छा, ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि आपने एक सिचुएशन में एक नॉलेज अप्लाई किया, अब आपने उसको दूसरी सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको सुनने में बड़े वो लग रहे होंगे कि अच्छा ये क्या बच्चों वाली चीजें हैं कि जी हम नुक्ते कितने लगे हुए हैं और कितने बॉक्सेस हैं। बट इनको सिंप्लीफाई इसलिए किया गया बिकॉज दे आर सर्टन लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत डाइवर्स है। जैसा मैंने बात की कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, हम चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के अंदर। मैंने बात की है किस तरह इल्यूजन्स में इस्तेमाल होते हैं, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, लोगोज में, डिज़ाइन जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें किस तरह अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो इन कंक्लूजन, 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, मार्क्स, वर्थहाइमर, कर्ट कॉफका एंड वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है। इन तीनों के नाम तकरीबन मिलते जुलते हैं, एंड दे आर रिगार्डेड एज द फाउंडर्स ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल, ठीक है। तो जी ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो पूछें। That can be anything related to the subject, इस subject की तैयारी कैसे करें, something about the syllabus, something about this course that I'd be offering, ठीक है। अच्छा, हमारा ये कोर्स जो है ये ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलेगा। हम सिलेबस के तकरीबन सारे एरियाज को कवर कर रहे होंगे, ठीक है, और हम रेगुलर असाइनमेंट्स भी कर रहे होंगे। मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देती हूँ चैट में। Once again, if you guys want some other information, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी आपसे एक क्वेश्चन करना है। हेलो जी जी पूछें। हाँ जी मैम, ये पूछना था कि रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स जो हैं वो हमारे रिकमेंडेड रीडिंग जो है हमारे सीएफएस का सिलेबस में बताई हुई है, और हमें वैसे भी मतलब नेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जो सीनियर्स होते हैं जिन्होंने क्लियर कर लिया वो काफी गाइड कर देते हैं। तो एक कौन सी एक हम मतलब एक बुक रखें जो कि वो कंप्लीट हो, कम्प्रिहेंसिव सी हो, लेकिन उसमें हम चीजें ऐड कर सकें। अच्छा,
बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं यूजुअली एक बुक रिकमेंड करने का नहीं करती, आई डोंट इनकरेज दैट, आई डोंट फेवर दैट, बिकॉज सीएसएस की तैयारी में आप किसी एक बुक पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक किताब होती जिसमें सब कुछ होता तो वो फिर एग्जामिनर आपको 10-15 किताबें ना बता रहा होता, ठीक है। और बात यह है कि कोई एक सब्जेक्ट, एक बुक ऐसी है भी नहीं जिसमें सब्जेक्ट के सारे आपको एलिमेंट्स मिल जाए, अनलेस कि इफ यू वांट टू गो फॉर सम कंपाइलेशंस जो कि मार्केट में मिल रही हैं डिफरेंट किस्म की, लोकल जो पब्लिशर्स हैं उनकी मैं बिल्कुल भी वो रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। आई हैव नॉट कंसल्टेड देम इवन, तो इसलिए उनके बारे में तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकती। आपने लेनी है आप अपने रिस्क पे ज़रूर ले लो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, ठीक है। रिकमेंडेशंस मेरी जो होंगी वो 2-4 किताबें हैं, ठीक है। एक तो फेल्डमैन की किताब बड़ी मशहूर है, इट्स नॉट बैड, लेकिन सिर्फ ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं। आपने अगर थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, आप डेविड मायर्स की बुक देख सकते हो, ठीक है। एक ओके मैम। एटकिंसन की बुक, ये भी एफपीएससी रिकमेंडेड, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के नाम से, ये भी अच्छी है। कार्लसन एंड मार्टिन की एक बुक है। अच्छा, कुछ किताबें मेरे पास पीडीएफ में मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग इट विद यू वंस यू जॉइन द फॉर्मल सेशन, ठीक है। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, इफ यू गाइज वांट टू रजिस्टर तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फिर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की भी बात कर लेंगे। अच्छा, कुछ टॉपिक्स फोरेंसिक है या ऑर्गेनाइजेशनल है या टेस्टिंग का टॉपिक है, ये आपको बुक में कम मिलेंगे, तो इनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है डिफरेंट सोर्सेज से। इंटरनेट सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं बहुत अच्छी, फॉर एग्जांपल साइक सेंट्रल है, साइकोलॉजी टुडे है, सिंपली साइकोलॉजी, इस तरह की भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन देती हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट बुक जो है वो है डेविड कैस्ट्रो की, ठीक है, बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप डेविड मायर्स भी ले सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 3-4 किताबें अपने पास जमा कर लो और पढ़ो, आप उनमें से कंफ्यूज हो जाओ और आपको समझना है कौन सी पढ़नी है। ऐसा होता है कि डिफरेंट टॉपिक्स ना डिफरेंट जगहों पे ज़्यादा बेहतर तरीके से दिए होते हैं। सो इंशाल्लाह जो हैंडआउट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आज भी आपने स्लाइड्स देखी, मेरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स हैं। पर्पस यही है कि आप लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, एक एटलीस्ट डायरेक्शन मिल जाए। उसके बाद ऑब्वियसली एड ऑन तो आप जितना मर्जी करो, यू नो सीएसएस में तो नॉलेज की कोई लिमिट है ही नहीं, आप जितना मर्जी पढ़ते जाओ, इट्स नेवर इनफ, ठीक है। और सब्जेक्ट को मास्टर करने का जो असूल है वो भी ये है कि आप एक से ज़्यादा और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की किताब पढ़ो, नॉट सीएसपी। अगेन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप सिर्फ एक क्वालिफाइड सीएसपी की किताब पढ़ लो तो वो काफ़ी हो जाएगी, नहीं, आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की किताब पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। और फॉरेन ऑथर्स की तरफ ज़्यादा रिलाय करो, उसमें जो ये सिली किस्म के मिस्टेक्स होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं ज़रा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। पूछें। मैम क्वेश्चन ये है कि जो इस दफ़ा आपने CSS 2020 का पेपर देखा है कि इसमें जो है एक ही टॉपिक से उन्होंने टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो मैम फिर इसमें हमें मतलब बुक से मटेरियल जो मतलब एटकिंसन की बुक कंसल्ट की थी और डेविड मायर्स की बुक कंसल्ट की थी, उससे वो मटेरियल नहीं मिला, हाँ, ऐसे और उसकी वजह से जो ना आंसर बहुत शॉर्ट मतलब लिखे गए हैं। और तो एक तो आपसे ये डिस्कस करना है कि हम आपका जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें क्या आप टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी, और ये कि हम आपको क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके दिखा दें एक दो हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो ये पॉसिबल होगा? सकते हो। ड्यूरिंग दैट 1 मंथ का जो टेन्योर है उसमें आप इवेल्युएशंस करवाओ, आपको मैं दूंगी भी, असाइनमेंट्स भी दूंगी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है, वो भी हम कर रहे होंगे। और टेस्टिंग की आपने बात की, इसके लिए ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक हैंडआउट्स अवेलेबल है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के नाम से, ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसमें बहुत डिटेल है, आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। जब आपने बात की है ना कि हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है क्योंकि हमें ये सोर्सेज मिलती नहीं है। और देखो, उसने इस दफ़ा टेस्टिंग से 3 सवाल देके आपको ये बताया कि कोई टॉपिक को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि इस पे से तो कभी सवाल आया नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं, नो, आपको हर एंगल पता होना चाहिए। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको सिलेबस का हर एंगल पता हो, एटलीस्ट आप सवाल आ जाए तो कुछ अटेम्प्ट कर सको। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जब सिलेक्टिव स्टडी करते हो तो आप फंस जाते हो, ऐसे सवाल आ गए कि उनमें से कोई 4 सवाल सिलेक्ट करने आपके लिए मुश्किल हो गए, कौन से अटेम्प्ट करो। तो डोंट डू दैट, डोंट पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन कि आप एग्जाम में जाके 4 सवाल आपके लिए चूज करने मुश्किल हो जाए, ठीक है। चलो 8-7 के साथ बेशक नहीं भी आते किसी को, बट एटलीस्ट 5-6 सवाल ऐसे हों जो आपको आसानी से आप कर सको, उनमें से फिर आप बेस्ट सिलेक्ट करो ना, होना तो ये चाहिए, ठीक है, बेस्ट 4 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, नॉट के 3 आपको अच्छे आते हैं और एक बस आपने ऐसी एवरेज सा कर दिया। सो कोशिश ये होगी कि आपको सिलेबस का हर एंगल, हर एस्पेक्ट पे अच्छी सी ग्रिप आ जाए,
ऑफ कोर्स फर्दर रीडिंग ये तो फिर आप पर होगी। जो मेरे लेक्चर्स होंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चनिंग करो, इंटरैक्ट करो क्लास में। ये तो आप पर है कि आप कितना ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा उठाते हो। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझे इवैल्यूएशंस भेजो, मैं जो असाइनमेंट्स दूंगी वो अटेम्प्ट करो, तो आपकी अपनी लर्निंग होगी इससे। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। और किसी का सवाल कोई? अच्छा, ऐसा है कि हमारा आज का जो सेशन है दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, हमारा पहला लेक्चर था, तो इसके बाद मतलब कल सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, दिस इज ऑन गोइंग। अब हमारा ऑफिशियल सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी इनिशियली 2-3 लेक्चर्स आई एम कीपिंग देम ओपन फॉर ऑल, ताकि आप लोग अटेंड करके थोड़ा सा फ्लेवर ले लो, जो लोग कंफ्यूज्ड है, जिनको समझ नहीं आ रही, जिनके लिए नया है सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह के मसले मसाइल क्वेश्चंस कर लो, अपने जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ लो, तो यू हैव दिस मार्जिन राइट नाउ। ठीक हो गया? अच्छा चलें, और आपके कोई कंसर्न्स हो, क्वेरीज हो, तो सिंस जूम पे तो कोई कांटेक्ट हो नहीं सकता और चैट भी रेज हो जाती है, ड्रॉप माय नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारा पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हो, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नाम से हमारा पेज है, pace.pk। ठीक है, इस नाम से पेज है, pace.pk। इस पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हो, हम उस पर भी अपडेट्स करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। और ये जो रिकमेंडेड बुक्स हैं इसकी भी एक पोस्ट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप के ऊपर। ठीक है, इसी नाम से ग्रुप भी है, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, आप वो भी विजिट कर सकते हो, तो आप इन टच रहो, आपको कोई ना कोई हेल्पफुल मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, चले हम आज की क्लास एंड करते हैं। टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस पे हमारा सेकंड सेशन होगा, सेकंड लेक्चर। ठीक हो गया? चले, ओके, टेक केयर।